Hi guys, this is Amandeep here and I welcome you to a yet another video on our YouTube channel DIY Banking. Guys, आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं जो कि है पीएमसी बैंक का ड्राफ्ट अमलगमेशन स्कीम जो आरबीआई ने 22 नवंबर 2021 को रिलीज किया है. यस गाइस, फाइनली पीएमसी बैंक के कस्टमर्स जिनका पैसा 2 साल से भी ज्यादा से अब अटका हुआ है वहां पे वो एक फ्रॉड के कारण, तो फाइनली अब ऐसा लग रहा है कि उसका एक जो फाइनल रेजोल्यूशन प्लान है वो अब बहुत ही जल्द अनाउंस होने वाला है. अभी ये जो स्कीम अनाउंस करी है वो एक ड्राफ्ट अमलगमेशन स्कीम है. तो ड्राफ्ट का मतलब है कि फाइनल नहीं है. अभी आरबीआई ने अपना एक जो प्रीलिमिनरी प्लान फॉर्मुलेट हुआ है उसका एक कॉपी शेयर किया है एंड उसको ड्राफ्ट इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि उस पर अभी जनरल पब्लिक के, बैंक्स के या और जो भी इन्वॉल्व स्टेक होल्डर्स हैं उनके जो है इनपुट्स और कंसर्न्स वगैरह इन्वाइट किए हैं और उसका उन्होंने टाइम दिया है 10 दिसंबर तक का. तो उसके बाद वो जो इनपुट्स और कंसर्न्स वगैरह आएंगे उसके ऊपर भी अच्छे से विचार विमर्श करके एंड फाइनली आरबीआई जो है एक्सपेक्टेड है कि एक फाइनल रेजोल्यूशन प्लान के साथ बहुत ही जल्द आएगा. और इसको अमलगमेशन स्कीम इसके लिए बोला जा रहा है क्योंकि पीएमसी बैंक जो है वो अगर जो प्रपोज स्कीम के हिसाब से अगर काम होता है तो वो अमलगमेट हो जाएगी एक न्यू बैंक के अंदर, जिसके बारे में अभी ऑब्वियसली हम और बात करेंगे. बट वो अमलगमेट हो जाएगी. अमलगमेट का मतलब ये होता है कि वो जाकर मर्ज हो जाएगा किसी और इंस्टीट्यूशन के अंदर और उसकी खुद की जो लीगल आइडेंटिटी है दैट विल सीज टू एग्जिस्ट, जिसका मतलब है कि वो खत्म हो जाएगी और कोई लीगल जो स्टैंडिंग है या लीगल कोई एग्जिस्टेंस है पीएमसी बैंक का वो ये स्कीम के लागू होने के बाद पूरी तरह से खत्म हो जाएगा. सो एनीवे, आज ये पूरी स्कीम को हम बहुत ही आसान भाषा में कवर करने वाले हैं, इंक्लूडिंग वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लाइक स्ट्रक्चर एग्जैक्टली है क्या, ये बैंक कौन सा है, कौन है जो उसको अमलगमेट कर रहा है अपने अंदर, एंड उसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाइक अगर आपका पैसा एक इंडिविजुअल या जॉइंट अकाउंट में फंसा हुआ है तो वो कैसे आपको वापस मिलेगा. देन अगर प्रोप्राइटरशिप फर्म में फंसा है, पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट में फंसा है तो कैसे वापस निकलेगा. फिर अगर आपका अकाउंट कंपनी, ट्रस्ट या कोई एसोसिएशन के नाम पे है तब आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट होने वाला है. और यही नहीं, हम इसके साथ साथ पीएमसी बैंक के एम्प्लॉइज के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा और उनके वेंडर्स या सर्विस प्रोवाइडर्स कोई हैं जिनका पैसा अगर अटका हुआ था पीएमसी बैंक के पास तो वो कैसे रिकवर होगा, इसको भी हम क्विकली कवर करने वाले हैं. तो अब जब इतना सब इंपॉर्टेंट इस वीडियो में कवर होने ही वाला है तो जाहिर सी बात है कि मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि बिना किसी भी पार्ट को स्किप किए इस पूरे वीडियो में एंड तक बने रहें. और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको हाथों हाथ एक लाइक दे दीजिएगा और अपने सारे ही रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, कॉलेज मेट्स, सोसाइटी ग्रुप्स, सारे ही व्हाट्सएप ग्रुप्स पे इसे फॉरवर्ड कर दीजिएगा. आपका कोई फीडबैक या कोई क्वेरीज हो तो प्लीज उसे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा. और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग गाइस कि अब जब इतना सब आपने कर ही लिया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशंस भी एक्टिवेट कर लीजिएगा. सो ग्रेट गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड. गाइस, लास्ट 4-5 साल से अपनी कंट्री में ये बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के फ्रॉड्स का कुछ सिलसिले जैसा ही नहीं चल रहा है. मतलब इतने सालों में एक आम आदमी को बैंक मॉरिटोरियम का मतलब तक नहीं पता था और अभी ये यस बैंक के मॉरिटोरियम से जो ये सिलसिला चालू हुआ है, फिर चाहे वो IL&FS हो, लक्ष्मी विलास बैंक हो, पीएमसी बैंक हो, मतलब एक के बाद एक मॉरिटोरियम लगते ही चले जा रहे हैं. अब सोचने वाली बात यह है कि सडनली इतने सारे फ्रॉड्स होना एक साथ स्टार्ट हो गए हैं या ये हो हमेशा से रहते और सडनली अब इन्हें पकड़े जाना स्टार्ट कर दिया गया है. बट खैर, ये तो मैं आप लोगों की इमेजिनेशन पे ही छोड़ता हूँ और हम आगे बढ़ते हैं कि इसी सिलसिले के चलते सितंबर 2019 में आरबीआई ने पीएमसी बैंक के बोर्ड को भी सुपरसीड कर लिया था, उसके ऊपर मॉरिटोरियम लगा दिया था और उसे अपने एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर ले लिया था. और उसके बाद से लास्ट 2 साल में पीएमसी बैंक के सारे ही कस्टमर्स को एक बहुत ही हॉरिबल और हार्ड टाइम फेस करना पड़ा है. एंड द वर्स्ट पार्ट वाज कि सितंबर 2019 में ये हुआ एंड मार्च 20 में पैंडेमिक इंड्यूस्ड लॉकडाउन होने के कारण ऑलरेडी इतने जो हार्डशिप्स उनके चल रहे थे वो आप सोचिए कहाँ पहुंच गए होंगे. सो इसलिए वे विश देम ऑल द लक कि उनका पैसा इस रेजोल्यूशन के थ्रू ज्यादा से ज्यादा जो है वो उनके हाथ में वापस आ जाए. तो पीएमसी बैंक पे मॉरिटोरियम लगने के कुछ टाइम बाद से ही न्यूज वगैरह में आना शुरू हो गया था कि सेंट्रम करके एक जो एनबीएफसी है और रेजिलिएंट इनोवेशंस जो कंपनी भारत पे नाम के पेमेंट फिनटेक को चलाती है, इन दोनों की तरफ से काफी ये एक्सप्रेशंस ऑफ इंटरेस्ट वगैरह आ रहे थे कि दे वुड लाइक टू टेक ओवर पीएमसी बैंक एंड उसके साथ कुछ करना चाहेंगे. तो वो सब काफी टाइम से चल रहा था और फाइनली उसी के अराउंड जो है अब ये ड्राफ्ट अमलगमेशन स्कीम आई है. तो ये ब्रॉड स्ट्रक्चर यह है कि सेंट्रम फाइनेंशियल सर्विसेज जो कि एक एनबीएफसी रही है एंड भारत पे जो कि वन ऑफ द लीडिंग फिनटेक पेमेंट्स प्रोवाइडर है इंडिया का, तो ये दोनों मिलकर इनको एक स्मॉल फाइनेंस बैंक एसएफबी का लाइसेंस दिया है आरबीआई ने और वो बैंक का नाम रखा गया है यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक. तो ये जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है इसके अंदर प्रपोज किया गया है कि पीएमसी बैंक को अमलगमेट कर दिया जाएगा एंड उसी हिसाब से अब आगे जो भी ऑब्लिगेशंस फुलफिल करने थे पीएमसी बैंक को वो इस यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के थ्रू किए जाएंगे. ये बैंक को स्मॉल फाइनेंस बैंक का लाइसेंस ऑलरेडी मिल चुका है
एंड इसने अपने ऑपरेशंस 1 नवंबर 2021 से ऑलरेडी स्टार्ट भी कर दिए हैं एंड इनफैक्ट इसके अंदर 1105 करोड़ के आसपास की इक्विटी कैपिटल जो है वो इन्फ्यूज भी कर दिया है। और इसका जो ब्रॉड स्ट्रक्चर है वो फेयरली सिंपल ही रखा है आरबीआई ने कि जो भी पीएमसी बैंक के एसेट्स हैं, लाइबिलिटीज हैं, दूसरे कोई लीगल ऑब्लिगेशंस है, प्रोसीडिंग्स हैं, तो एज इट इज मोस्ट ऑफ इट जो है वो एज इट इज जो है अमलगमेट हो रही है इस नए बैंक के अंदर। मुझे ऐसा लगता है कि आरबीआई ने यहाँ पे एक तीर से दो निशाने मारे हैं, क्योंकि नोइंग सेंट्रल एंड भारत पे ये लोग ऑलरेडी आई थिंक टच में रहे होंगे आरबीआई से फॉर गेटिंग सम काइंड ऑफ अ बैंकिंग लाइसेंस, मे बी एक नॉर्मल कमर्शियल बैंक का लाइसेंस या स्मॉल फाइनेंस बैंक का लाइसेंस या ऐसा कुछ, ये ऑलरेडी टच में रहे होंगे। और यहाँ पे जो है मुझे लगता है गवर्नमेंट ने एक अपॉर्चुनिटी देखी, क्योंकि अगर वो पीएमसी बैंक के स्ट्रेस रेजोल्यूशन को वो नॉर्मल तरीकों से लेकर जाते, उसका बैड बैंक बनाते या उसको स्ट्रेस एसेट्स को अलग से बेचते या वो जो भी एक प्रॉपर प्रोसेस है लंबा चौड़ा उसके थ्रू जाते, उससे अच्छा है कि वो इस रूट के थ्रू जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो प्रमोटर ग्रुप्स हैं जो चाहते हैं एक स्मॉल फाइनेंस बैंक का लाइसेंस लेना, और उनको एक मोटिवेशन है, आप कह लीजिए ग्रीड है, लालच है कि उन्हें लाइसेंस मिले, और अगर उसके एवज में उसके बदले उनको अगर ये थोड़ा सा पेन अगर लेना भी पड़ता है तो आई थिंक उन्होंने कॉल ले लिया है और फाइनली एग्री कर लिया है कि वो लोग पीएमसी बैंक को अपने अंदर अमलगमेट कर लेंगे, एंड आई थिंक उन्हीं कंडीशंस पे उनको ये स्मॉल फाइनेंस बैंक का लाइसेंस दिया गया है। बट ऑब्वियसली इतना सिंपल नहीं है, क्योंकि जो हाईएस्ट टाइमलाइन है जिसके अंदर कस्टमर्स को उनका पैसा वापस मिलेगा वो 10 साल तक भी स्ट्रेच हो रहा है। हम उसके ऊपर डिटेल्स में आगे बात करने वाले हैं, पर ये जो 10 साल तक पूरा स्ट्रेच हो रहा है उसके चलते ऑलरेडी काफ़ी सारे डिपॉजिटर्स जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं आरबीआई की बिल्डिंग के सामने, और यहाँ वहाँ काफ़ी जगह पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बट गाइज मुझे पर्सनली ऐसा नहीं लगता है कि कोई बहुत ही बुरा डिसीजन रहा है रेगुलेटर्स के फ्रंट पे, क्योंकि लेट्स फेस इट, आरबीआई की कोई लीगल ड्यूटी नहीं बनती यहाँ पे कि ऐसा कोई भी बैंक में अगर डिपॉजिटर्स का पैसा डूब रहा है तो उसको बचा कर ही दे। हाँ, मॉरल ड्यूटी डेफिनेटली बनती है, क्योंकि ये बैंकिंग एज एन इंडस्ट्री एक रेगुलेटेड इंडस्ट्री है, तो अगर रेगुलेटेड है तो फिर रेगुलेटर का काम है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मदद करे ऐसे फंसे हुए कस्टमर्स की, और एक एफिशिएंट में मदद करे। बट हाँ, वो इंश्योर कर ले कि पूरा का पूरा 100% पैसा जो है वो बिल्कुल मॉरेटोरियम हटते ही लोगों के हाथ में आ जाए। आई थिंक ये एक्सपेक्ट करना भी थोड़ा सा ज़्यादा एक्सट्रीम था। और आप खुद ही आई थिंक सोच के देखिए, ये जो कस्टमर्स होते हैं कोऑपरेटिव बैंक्स के, पीएमसी बैंक और दूसरे भी कोऑपरेटिव बैंक्स के, जनरली इनके पास क्या मोटिवेशन रहेगा वहाँ पे अकाउंट खोलने का? जनरली रहेगा कि एक तो एफडी के रेट्स हैं या सेविंग्स अकाउंट के जो रेट्स हैं, इंटरेस्ट रेट्स, वो उनको काफ़ी हायर साइड पे मिलते हैं। आप मान के चलिए ऑलमोस्ट एक नॉर्मल शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक से 4% तक भी हायर रेट्स इनको मिलते रहेंगे। और उसके अलावा कुछ फेवर्स भी कस्टमर्स को लोग कर देते हैं, जैसे कि वो लोग कोई चेक पास करना है या उसमें कोई डेविएशन चाहिए, या ऑपरेशनली कोई आरटीजीएस करने में कोई डेविएशन चाहिए, कोई बिना साइन के कोई काम करना है, तो मतलब ऐसे छोटे मोटे अकोमोडेशन वो लोग कर पाते हैं, क्योंकि वो एक अगर आम आदमी की भाषा में कहूँ तो आरबीआई के रेगुलेशन में वो कमर्शियल बैंक्स जितना नहीं आते हैं, थोड़ा कम आते हैं। इसके ऊपर मे भी एक सेपरेट वीडियो बना देंगे कि क्या डिफरेंस है एक कोऑपरेटिव बैंक और एक शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक में। बट एक आम भाषा में कहूँ तो ये दोनों पे जो आरबीआई के रेगुलेशंस की जो एप्लीकेबिलिटी है तो वो कोऑपरेटिव बैंक्स पे काफ़ी कम है, थोड़ी सी लूज है। इसके लिए ये जो है ऑप्शंस मिल जाते हैं कोऑपरेटिव बैंक्स को इस तरह के डेविएशंस और एक्सेप्शंस करने में। बट अब जो ये वाले सारे मोटिवेशंस होते हैं जिसके कारण अब लोग डिपॉजिट्स रख तो लेते हैं इन बैंक्स के पास, पर फिर एट द सेम टाइम उसका फ्लिप साइड भी देखना चाहिए ना, कि अब आप सोचिए अगर वो इतने हाई रेट्स पे अगर एफडी रेज कर रहे हैं तो सामने जिन बोरोर्स को लेंड कर रहे होंगे उनका लेंडिंग इंटरेस्ट रेट भी उतना ही ज़्यादा होगा। तो से अगर एक नॉर्मल बैंक उस जमाने में 11% पे लेंड कर रहा था तो कोऑपरेटिव बैंक्स 15% पे लेंड कर रहे थे, तो 15% पे आप खुद ही सोचिए किस तरह के बोरोवर लोन लेंगे। उनकी क्रेडिट प्रोफाइल कोई बहुत स्ट्रांग तो नहीं होगी। तो ये जो एक इनहेरेंट रिस्क है वो एक कस्टमर को, डिपॉजिटर को आइडियली पता होना चाहिए ऐसे बैंक के साथ अपना पैसा रखते टाइम। और इसलिए कहा जाता है कि अपना सारा का सारा पैसा ऐसी जगहों पे ना रख दें, थोड़ा बहुत रखें ताकि थोड़ा अच्छा इंटरेस्ट आप एंजॉय कर पाएं। तो पीएमसी के केस में भी वही हुआ है कि लोगों ने वो हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट और इस तरीके के जो ऑपरेशनल उनको हेल्प्स मिल जाते हैं, प्लस पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, आप लोगों में से लोग जानते रहेंगे बहुत सारे कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस काफ़ी रहता है कोऑपरेटिव बैंक्स में। तो वो सब के चलते कुछ लोगों को अपना काम निकलवाने के लिए ये एज अ व्हीकल्स जो हैं कोऑपरेटिव बैंक एक अच्छा व्हीकल, एक अच्छा इनेबलर बन जाते हैं। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पीएमसी बैंक के केस में भी हो गया है, जिधर आप जैसे जानते होंगे कि HDIL नाम के एक सिंगल बोरोवर को कुछ 4-4.5 हज़ार करोड़ का एक्सपोजर था जो भी अंडर फ्रॉड पूरा स्टक है। सो नाउ डिपॉजिटर्स नीड टू रियलाइज वन थिंग कि उनका जो पैसा डिपॉजिट की तरह बैंक में गया था वो इवेंचुअली अब लेंड हो चुका है। वो HDIL और इस टाइप के जो फ्रॉडुलेंट बोरोवर्स थे उनके पास जा चुका है और वहाँ पे स्टक हो चुका है। तो अब वो धीरे धीरे जैसा वो रिकवर होगा तभी इन लोगों का पैसा रिटर्न कर पाएंगे। सो वही यहाँ पे हो रहा है। जो 10 साल का शेड्यूल जो बनाया गया है, अगर हम उसको टेक्निकली देखें तो यूनिटी बैंक भी अपने पास से, तो अदरवाइज ये सारा पैसा कहाँ लाएगा? यूनिटी बैंक को अगर ये पैसा रिटर्न करना है अपने डिपॉजिटर्स को, तो वो अपने कैपिटल से तो नहीं रिटर्न कर देगा, क्योंकि वो तो एक फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। वो कैपिटल लेके आया है आगे एक फॉर प्रॉफिट बिजनेस करने के लिए।
सो आई थिंक यहाँ पे जो स्ट्रक्चरिंग हुई है वो बहुत ही सिंपल ये हुई है कि यहाँ बैठकर देखा गया होगा कि ये जो लोन्स जो हैं जो फंसे हुए हैं पीएमसी बैंक के बोरोवर्स के पास, ये लोन्स फंसे हुए लोन्स की रिकवरी कितने साल में होने वाली है। तो इस तरह से देखा गया कि आई थिंक इन द नेक्स्ट 10 ईयर्स इनको दिख रहा होगा कि काफ़ी सारा जो कैश फ्लोज है फंसे हुए लोन्स में से वो निकल के आने वाला है, और उसी हिसाब से इन्होंने डिपॉजिटर्स को भी पे करने का शेड्यूल उस शेड्यूल से मैच कर दिया है। बेसिकली ये दोनों शेड्यूल्स को उन्होंने मैच कर दिया है। डिपॉजिटर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि वो 10 साल कैसे रुके हैं, और जो कि उनकी भी बात सही है। देखिए, उन्होंने तो ये सोचा था कि यार आरबीआई का गारंटी सब जगह है, तो उनको टेक्निकली पता नहीं था, तो उनका एक्सपेक्टेशन है कि हमें मॉरिटोरियम उठते से पहले दिन हमारा सारा पैसा मिल जाए। पर फिर हमें यूनिटी के पर्सपेक्टिव से भी तो एक बार सोचना पड़ेगा ना। एक बार ये भी तो सोचिए कि वो एक फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो अगर अपना कैपिटल लाएगी, डिप्लॉय करेगी और नए लोन्स देगी, उन लोन्स से जो कमाएगी वो अपने नए डिपॉजिटर्स को पे करेगी, राइट। और पुराना पैसा तो यूनिटी के पास आया ही नहीं है जिसको वो लेंड कर पाए, उस पर कोई इंटरेस्ट अर्न कर पाए, जिसके अगेंस्ट आपको इंटरेस्ट दे पाए, आपका प्रिंसिपल वापस दे पाए। सो जस्ट टू समराइज दिस, यूनिटी बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक वो तो सिर्फ एक इनेबलर है, सिर्फ एक फैसिलिटेटर है कि बस बिकॉज उन्हें लाइसेंस चाहिए था तो उनको बीच में लाके रख दिया है। और मुझे नहीं लगता है कि फाइनल गाइडलाइन में इससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट कुछ आने वाला है, क्योंकि और कुछ ऑप्शन नहीं दिख रहा है। जैसे जैसे पैसा वहाँ से रिकवर होगा, से जो उनके लोन्स यहाँ पे स्टक हैं, उधर उन लोग के मॉर्गेज प्रॉपर्टीज बेचेंगे या और किसी टाइप से रिकवरीज करेंगे, कोर्ट में केसेस चल रहे हैं वहाँ पे, तो कुछ कुछ रिकवरी जैसे धीरे धीरे होंगी। तो अगर उससे मैच नहीं करेंगे तो फिर पैसा आएगा कहाँ से। तो एनीवे, अभी हम आगे बढ़ते हैं कि फाइनली आपको पैसा मिलने कैसे वाला है। तो सबसे पहले बात होती है रिटेल डिपॉजिटर्स की। तो रिटेल डिपॉजिटर्स के लिए पूरा यहाँ पे शेड्यूल बनाकर दे दिया कि कैसे कैसे उन्हें अप टू 10 ईयर्स तक पैसा मिलता रहेगा। तो सबसे पहले पर यहाँ इंपॉर्टेंट है समझना दो चीज़। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पे यूज़ किया गया है अपॉइंटेड डेट। ये अपॉइंटेड डेट क्या है? तो अपॉइंटेड डेट वो डेट होने वाली है जिस दिन से अमलगमेशन इफेक्टिव होगा। 22 नवंबर आपकी अपॉइंटेड डेट नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ ड्राफ्ट गाइडलाइंस के अनाउंस होने की डेट है। पर इवेंचुअली जब इसके फाइनल गाइडलाइंस आ जाएंगे, उस गाइडलाइन में एक डेट दिया रहेगा कि विद इफेक्ट फ्रॉम सो एंड सो डेट फाइनली पीएमसी बैंक का मर्जर जो है वो लीगली इफेक्टिव हो गया है यूनिटी बैंक के अंदर। तो वो हो गई आपकी अपॉइंटेड डेट। ये इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि सारे फिर उसके बाद जो विड्रॉवल्स हैं और जो भी चीज़ें लिंक्ड हैं वो इसी अपॉइंटेड डेट से लिंक्ड है, ठीक है। और दूसरा आता है कि हमें आगे समझे कि रिटेल डिपॉजिटर्स को कैसे कैसे पैसा उनका विड्रॉ करने दिया जाएगा। वो समझने से पहले इंपॉर्टेंट है ये समझना कि ये रिटेल डिपॉजिटर्स हैं कौन। तो रिटेल डिपॉजिटर्स में कवर्ड है इंडिविजुअल कैपेसिटी में अगर आपने कोई डिपॉजिट रखे हैं वो, फिर अगर जॉइंट कैपेसिटी में 2 या 3 या 2 से ज़्यादा इंडिविजुअल्स ने जॉइंटली भी कुछ रखा हुआ है तो वो भी कवर्ड है। देन आपके प्रोप्राइटरशिप फर्म्स कवर्ड है, सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म्स कवर्ड होगा यहाँ पे, पार्टनरशिप फर्म्स कवर्ड है यहाँ पे, एंड लास्टली हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज HUFs भी कवर्ड है। तो अगर ये वाली जो कैटेगरीज मैंने बताई, इस सब के अंदर अगर आपके डिपॉजिट्स रखे थे तो अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो वाला विड्रॉवल शेड्यूल आपके ऊपर एप्लीकेबल होने वाला है। तो यहाँ सबसे पहले तो वो अमाउंट लेने के हकदार रहेंगे जो DICGC डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, ये जो बॉडी है वो अप टू 5 लाख तक के जो डिपॉजिट्स है वो सारे ही बैंक के साथ रखे हुए सारे ही कस्टमर्स के लिए इंश्योर करती है। तो ये जो 5 लाख है ये आपको एज ऑन द अपॉइंटेड डेट ही आप एलिजिबल हो जाएंगे इसको क्लेम करने के लिए। तो उसके बाद जो भी प्रोसेस में आएगा कस्टमर से शायद कोई फॉर्म वगैरह, कंसेंट फॉर्म वगैरह साइन करा के लिया जाएगा। तो जैसे इसकी अपॉइंटेड डेट अनाउंस हो जाए, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये फॉर्म सबमिट करके ब्रांच में फटाफट दे दें, ताकि DICGC के रूल्स के हिसाब से वो एटलीस्ट अप टू 5 लाख का तो जो अमाउंट है वो आपको मिल जाए। तो अगर आप उन कस्टमर्स में से हैं जिनका 5 लाख के अंदर अंदर का कोई अमाउंट था जो अटक गया था, तो फिर आप यहाँ थोड़ा सा खुश हो सकते हैं, क्योंकि अप टू 5 लाख तक का जो विड्रॉवल है वो तो यहाँ पे क्लियर कर दिया गया और मुझे नहीं लगता इसमें कोई कंसर्न या कुछ और अभी हाईलाइट होने वाला है। और अब जिनका 5 लाख से ऊपर अटका था उनके लिए पेन वैल्यू अब यहाँ से स्टार्ट होती है। तो 5 लाख तो उनको भी अपॉइंटेड डेट के बाद मिल जाएगा, पर उसके बाद अब अपॉइंटेड डेट के 2 साल के एंड में उनको मैक्सिमम 50,000 और मिल सकता है। फिर अपॉइंटेड डेट के 3 साल के अंत में उनको एडिशनल 1 लाख और मिल सकता है। फिर उसी तरह 4थे साल के एंड में मैक्सिमम 3 लाख और मिल सकता है, एंड 5वें साल के एंड में एडिशनल 5.5 लाख और मिल सकता है। और यहाँ पे जो आके है गाड़ी रुक जाती है और फिर सीधे एक लाइन लिख दी गई है, इसके ऊपर अब जो भी अमाउंट अगर किसी का फंसा हुआ है तो वो जो है डायरेक्टली 10th ईयर के एंड में मिलेगा। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, 5 लाख इमीडिएट बेसिस पे ड्यू हो जाएगा अपॉइंटेड डेट पे जो DICGC से कवर्ड है। उसके बाद 2nd ईयर के एंड में 50,000, 3rd ईयर के एंड में 1 लाख, 4th ईयर के एंड में 3 लाख और 5th ईयर के एंड में 5.5 लाख। और उसके बाद जो भी अमाउंट बचा वो सीधे 10th ईयर के एंड में ही जो डिपॉजिटर है, जो कस्टमर है, वो क्लेम कर सकता है। और इसी के साथ साथ एक और जो पेन पॉइंट है वो ये है कि 31 मार्च 2021 के बाद बैंक के कस्टमर्स के इन डिपॉजिट्स पे कोई भी इंटरेस्ट अक्रू नहीं होगा। अक्रू नहीं होगा इसका मतलब है कि मार्च 21 के बाद से
इन डिपॉजिट्स के ऊपर अब ब्याज मिलना बंद हो जाएगा इन कस्टमर्स को। और अगेन इसका लॉजिक मैं ऊपर ही समझा चुका हूँ कि बिकॉज यूनिटी बैंक को ये पैसा यूज करने के लिए नहीं मिल रहा है, तो 31 मार्च 2021 के बाद से 5 साल तक उसमें इंटरेस्ट मिलना बंद हो जाएगा। और उसके बाद बिकॉज आई थिंक यूनिटी को ऐसा लगता है कि मे बी 5 साल बहुत है उनके भी परफॉर्म करने के लिए और कुछ पैसा जोड़ने के लिए, तो फिर 5th ईयर खत्म होने के बाद 6th ईयर ऑनवर्ड्स एक मीगर 2.75% पर एनम के रेट से इन डिपॉजिट्स पे इंटरेस्ट अक्रू होना स्टार्ट हो जाएगा। पर इनका जो विड्रॉवल है वो इसी शेड्यूल के हिसाब से रहेगा जो अभी हमने 1 से लेकर 10 साल तक का एक शेड्यूल बताया। तो यहाँ पे तो खत्म होता है कि रिटेल डिपॉजिटर्स पे क्या एप्लीकेबल रहेगा। उसके बाद हम आते हैं इंस्टीट्यूशनल डिपॉजिटर्स। तो अब इंस्टीट्यूशनल डिपॉजिटर्स कौन है, इसमें डाल दिया है सारे कॉर्पोरेशंस, कंपनीज, तो प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड कंपनीज, फिर आपके सारे सोसाइटीज, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, ट्रस्ट्स एंड एनी अदर कॉन्स्टिट्यूशन विच डज नॉट कम अंडर रिटेल डिपॉजिट्स। तो ये जो स्पेसिफिकली बताया वो प्लस और भी कुछ जो हमने रिटेल में ऊपर डिफाइन नहीं किया है स्कीम में, वो सब लोग इंस्टीट्यूशनल में आ जाएंगे। इन लोगों के लिए तो पेन वैल्यू और ज़्यादा है, रिटेल वालों के लिए तो एटलीस्ट फिर भी 1 से लेकर 10 साल तक का एक जो शेड्यूल है वो डिफाइन कर दिया है, पर इंस्टीट्यूशनल वालों के लिए तो काफ़ी प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि यहाँ क्लियरली लिख दिया गया है कि एक तो जो इंश्योर्ड पोर्शन है 5 लाख का, वो तो इन लोगों के लिए भी एप्लीकेबल है, तो इंस्टीट्यूशनल डिपॉजिटर्स को भी मिल जाएगा। पर उसके बाद 80% ऑफ द अनइंश्योर्ड डिपॉजिट्स विल बी कन्वर्टेड इनटू परपेचुअल नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। तो इसकी टेक्निकलिटी में भी नहीं जा रहे हैं, बट एक तरह से आप मान लीजिए कि डिपॉजिटर्स को शेयर होल्डर्स में कन्वर्ट किया जा रहा है। शेयर होल्डर्स क्या होते हैं? पार्ट मालिक होते हैं किसी भी कंपनी के, तो उनको अब डिपॉजिटर हक की जगह मालिकाना हक में कन्वर्ट कर दिया जा रहा है। और मालिक को पैसे कब मिलते हैं? जब उसकी कंपनी परफॉर्म करती है, प्रॉफिट बनाती है, तो फिर उस प्रॉफिट का शेयर मिलता है शेयर होल्डर को। तो ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ही इंटेलिजेंटली जो है सीधे सीधे बोल दिया जा रहा है कि 5 लाख के ऊपर अब जो भी है अमाउंट आपका, उसके 80% तक का तो आपको ये PNCPS जो इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं उसमें कन्वर्ट कर दिया जाएगा। और उसमें डिविडेंड के फॉर्म में एक कमिटमेंट यहाँ पे दिया हुआ है कि डिविडेंड के फॉर्म में 1% पर एनम का डिविडेंड जो है वो फिक्स दे दिया जाएगा। बट ऑनेस्टली 1% इज मतलब मीगर, आई थिंक बात भी करके फायदा नहीं है उस पर। तो 80% तो यहाँ पे स्टक हो जाएगा। और बचा हुआ जो 20% है अनइंश्योर्ड अमाउंट का, तो इंश्योरेंस मिल गया 5 लाख का, फिर जो अनइंश्योर्ड अमाउंट बचा उसका 80% प्रेफरेंस शेयर्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, और बचा हुआ 20% इक्विटी वारंट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। और इक्विटी वारंट्स जो हैं उनको इक्विटी शेयर्स में, नॉर्मल इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया जाएगा इफ एंड व्हेन यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक प्लान्स टू कम विद एन IPO। तो जब यूनिटी अपना IPO लेकर आएगा, अगर तो लेकर आया, कितने साल बाद लाएगा, कुछ भी आज से पता नहीं है, तो जब भी वो लाने का प्लान करेगा उस टाइम पे 20% के इक्विवेलेंट के इक्विटी शेयर्स जो हैं वो इन इंस्टीट्यूशनल डिपॉजिटर्स को दे दिए जाएंगे। तो जैसा कि मैंने कहा, दोनों ही फॉर्म में इनको शेयर होल्डर्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जा रहा है। ये मुझे लगता है कि काफ़ी डिपॉजिटर्स के अगेंस्ट में जाने वाला है, खास करके ट्रस्ट। आप ऊपर इंस्टीट्यूशनल का डेफिनेशन देखिए, ट्रस्ट एंड एसोसिएशंस, ये लोग मतलब ये कई सारे ट्रस्ट होते हैं जो कोऑपरेटिव बैंक्स वगैरह में अकाउंट्स रखते हैं। तो ये पेन वैल्यू इंस्टीट्यूशनल डिपॉजिटर्स को आई थिंक काफ़ी ज़्यादा फेस करना पड़ने वाला है। और क्विकली यहाँ पे PMC बैंक के कोई वेंडर्स या कोई सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जैसे मुझे लगता है कोई वैल्यूअर्स होंगे या टाइटल सर्च प्रोवाइडर्स होंगे या और भी किसी भी टाइप का कुछ माल सप्लाई करते होंगे PMC बैंक को। तो वैसे वेंडर्स के लिए भी लिखा है कि एज ऑन द अपॉइंटेड डेट जो भी टर्म्स पे उनका एग्रीमेंट चल रहा था, तो वो एग्रीमेंट के टर्म्स के हिसाब से उनको पैसा लौटाया जाएगा, जो भी ड्यू है उनको पैसा वो दिया जाएगा, बट विदाउट एनी इंटरेस्ट। तो एक बात तो क्लियर है कि भाई देखो, आपका प्रिंसिपल दे दिया जाएगा, एंड आई थिंक पैसा मिलने वाले को भी खुश रहना चाहिए कि उसका मूल मिल जाए, वही बहुत है। ब्याज का तो आई डोंट थिंक किसी को टेंशन है इस टाइम पे। और फिर यहाँ हम क्विकली कवर कर लेते हैं कि PMC बैंक के एम्प्लॉयज़ के लिए इस चीज़ में क्या है। तो एम्प्लॉयज़ के लिए सिंपल लिख दिया है कि फर्स्ट 3 ईयर्स जो हैं आफ्टर द अपॉइंटेड डेट, पहले 3 साल एग्जैक्ट सेम सैलरी पे, और जो भी उनके दूसरे टर्म्स एंड कंडीशंस थे उनकी एम्प्लॉयमेंट के पहले 3 साल वो कंटिन्यू होंगे, अनलेस ऑब्वियसली कोई एम्प्लॉय रिजाइन करते तो 1 महीने के नोटिस में रिजाइन वगैरह करके जा सकता है। अदरवाइज 3 साल तक वो सारे टर्म्स एंड कंडीशंस पे उनको रखा जाएगा। और उस 3 साल के बाद यूनिटी बैंक के पास एक राइट रहेगा कि फिर जो उनके नॉर्मल जो भी प्रैक्टिसेस चल रहे हैं, जो भी नॉर्मल पे स्केल है, नॉर्मल डेजिग्नेशन स्केल है, नॉर्मल जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है, दूसरे HR बेनिफिट्स हैं और कोई सॉफ्ट बेनिफिट्स हैं या और कुछ भी जो भी उनके ओपिनियन में सही है, वैसा वो इन एम्प्लॉयज़ के टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ देयर सर्विस एग्रीमेंट में कर सकते हैं। ये ऑप्शन उनके पास, ये राइट उनके पास इनफैक्ट रहेगा। बट मुझे लगता है अगेन काफ़ी अच्छा अकोमोडेशन है, 3 साल एक काफ़ी डिसेंट टाइम होता है, और इतने टाइम में एम्प्लॉयज़ जो हैं जो भी लाइफ में उनको जहाँ भी सेटल होना है, यूनिटी में रहना है, नहीं रहना है, दे कैन मतलब सेटल। तो यहाँ पे एम्प्लॉयज़ का तो जो इंटरेस्ट का ख्याल है वो रख लिया गया है। और बस एंड में एक और ये भी पॉइंट डाल दिया है कि नो डिमांड और सूट और एनी लीगल प्रोसीडिंग एनीथिंग विल बी एंटरटेन अगेंस्ट RBI, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स, यूनिटी बैंक, PMC बैंक। तो ये सब
स्कीम की जो चीज़ें हैं उसको अचीव करने के लिए जो भी एक्शन है सारे बॉडीज़ को लेने पड़ रहे हैं, उनके अगेंस्ट कोई भी लीगल प्रोसीडिंग्स या केसेस, सूट्स, कुछ भी डिमांड्स, कुछ भी एंटरटेन नहीं होने वाले हैं। तो ये भी काफ़ी क्लियर कर दिया। तो काफ़ी सारे डिपॉजिटर्स हैं, काफ़ी सारे एसोसिएशंस हैं डिपॉजिटर्स के, जो भी न्यूज़ में बोल रहे हैं कि वो लोग अगर ऐसे गाइडलाइंस को चेंज नहीं किया जाता है तो लीगल एक्शन लेंगे, उसके अगेंस्ट कोर्ट में जाएंगे वगैरह वगैरह। बट मुझे ऐसा लगता है कि ये काफ़ी वीक लीगल केस रहेगा फॉर द रीजंस जो मैं आपको ऑलरेडी ऊपर बता ही चुका हूँ कि क्यों वीक है उनका केस। तो देखते हैं ये कैसे जाता है। यहाँ तो क्लियरली लिख दिया कि कोई राइट नहीं रहेगा। एंड लास्टली यूनिटी बैंक के पास राइट रहेगा कि जो भी ब्रांचेज है पीएमसी बैंक के पुराने वाले, तो उनको वो अपने हिसाब से मूव कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं, कोई ब्रांच को शट कर सकते हैं। तो जैसा भी है वो अपने नए ब्रांच नेटवर्क के हिसाब से उसमें चेंजेस कर सकते हैं। तो गाइस इस स्कीम के जो मेजर पॉइंट्स हैं वो यहाँ पे ख़त्म होते हैं। एक चीज़ मेरे तरफ से मैं और बोल दूँ कि मेरा सभी कस्टमर्स से, ये सभी व्यूअर्स से, आप सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इन टेक्निकलिटीज़ में थोड़ा सा घुसिए, थोड़ा चीज़ों को पढ़िए कि एक पब्लिक सेक्टर बैंक क्या होता है, प्राइवेट बैंक, ये जो कमर्शियल बैंक्स बोलते हैं हम, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, उसमें और कोऑपरेटिव बैंक्स में क्या डिफरेंस है। क्योंकि चलिए अभी टेक्निकलिटी तो छोड़ देते हैं, ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर अभी हम ये थ्योरेटिकली सब कुछ कवर करने जाएंगे तो। पर प्रैक्टिकल एग्जांपल सामने सामने है कि जब येस बैंक में मॉरिटोरियम लगा तो ये सेम चीज़ हुई थी, पर मॉरिटोरियम हटते से चाहे 1 करोड़ भी किसी के अकाउंट में पड़ा हो, चाहे वो इंस्टीट्यूशनल डिपॉजिटर हो, चाहे वो रिटेल हो, उनको पूरा का पूरा पैसा विड्रॉ करने का राइट दे दिया था। तो एक शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक का ऑब्वियसली एक अलग इंपॉर्टेंस रहेगा इकोनॉमी में, एक सिस्टमिक इंपॉर्टेंस जो आरबीआई हर बार बोलते रहता है कि ऐसे बैंक्स का सिस्टमिक इंपॉर्टेंस है। और अगर एक बैंक ऐसी डाउन जाती है, येस बैंक जैसी, तो उसका इम्पैक्ट जो है वो पूरी इकोनॉमी पे जाएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट हर इंस्टीट्यूशन और इंडिविजुअल का अकाउंट येस बैंक जैसे बैंक के पास होगा, विच इज़ नॉट द केस विद पीएमसी बैंक। तो ये जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं वो वैसे भी इतने स्ट्रिक्टली आरबीआई के एम्बिट में आते भी नहीं है, उनका एक दूसरा एक्ट है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का जिससे वो गवर्नड होते हैं। तो इसके लिए वहाँ पे इस तरह के फ्रॉड्स होने के चांसेस और इस तरह के जो मिसहैप्स हैं वो होने के चांसेस हमेशा ज़्यादा रहेंगे। तो सिर्फ एक थोड़े से हायर इंटरेस्ट के लिए, कुछ बेटर सर्विस के लिए या कुछ पॉलिटिकल कनेक्ट के लिए उस लालच में खाली पैसा वहाँ पे ना लेकर जाएं, अपने पैसे को हमेशा डिस्ट्रीब्यूट करें। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि सारे कोऑपरेटिव बैंक्स खराब हैं, बट उनकी बैलेंस शीट्स को, उनकी हालत को अपनी समझ से थोड़ा सा पढ़िए और उसके बाद एक कुछ पोर्शन वहाँ के बेटर इंटरेस्ट वाले एफडीज में डालिए। और जैसे जैसे आपकी एज बढ़ते जा रही है फिर तो डेफिनेटली आई वुड से कि सरकारी बैंक्स में स्टिक कीजिए, नथिंग लाइक इट, सेफ रखिए अपना पैसा और इस तरह के अनफॉर्चुनेट इवेंट से बचिए। सो दैट्स इट फ्रॉम माय गाइड। प्लीज़ चैनल को एक बार चेकआउट कर लें और अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करके, शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लेट्स मीट अगेन इन येट अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो। थैंक यू।